आई वेलकम यू ऑल टू माई चैनल एसएससी स्मार्ट क्लासेस। तो फ्रेंड, इससे प्रीवियस लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखे, 29 लेक्चर मैं अपलोड कर चुका हूँ, ज़रूर देखिएगा। और ये वन ऑफ द बेस्ट पीडीएफ है जो आपकी इंडियन हिस्ट्री को बहुत मजबूत कर देगा। हड़प्पा सिविलाइजेशन से लेकर के जो आपकी मॉडर्न हिस्ट्री है, आपकी 1947 जब देश आज़ाद हुआ था, पूरी ये स्टोरी वाइज आपको हिस्ट्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत ही बेस्ट ये हैंड रिटन नोट्स हैं। ऑल द डिटेल्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इफ़ यू वांट टू टेक इट देन यू कैन चेक। तो 29 लेक्चर आप ज़रूर देखिएगा, तभी आपको एक स्टोरी वाइज समझ आएगा। और ये पीडीएफ भी आप ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और इस पीडीएफ को पढ़ के आप वीडियो लेक्चर्स, ये जो लंबे लंबे वीडियो लेक्चर्स हैं वो भी स्किप कर सकते हैं। अदरवाइज सारी चीज़ें मैंने स्टोरी वाइज लिखी हैं और लेक्चर्स में प्रोवाइड कर ही रहा हूँ। तो देखिए, 1857 से पहले जो कुछ एक्ट बने थे उनका मैं एक बेस आपको बताऊंगा कि क्या था बेस। 1857 के बाद भी कुछ एक्ट बने थे और 1857 से पहले भी कुछ एक्ट बने थे। ठीक है, तो देख लेते हैं, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इससे पहले मैंने सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स और मूवमेंट्स और उनके कुछ मेन लीडर्स थे, ठीक है, उनके बारे में बताया था। देखिए, 1857 से पहले जो एक्ट ऑफ 1773 है, उससे पहले की जो परिस्थिति थी वो क्या थी, सब कुछ बताया था मैंने। ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, ठीक है, जो 1600 में इसकी स्थापना हुई थी। जो अंग्रेज़ थे वो आए थे और भारत पे उस समय उन्होंने, ठीक है, व्यापार की दृष्टि से आए थे और फिर वहाँ पे कब्जा जमा के ये बैठ गए थे। उसके बाद प्लासी की बैटल हुई, बक्सर की लड़ाई हुई। धीरे धीरे क्या हुआ, अंग्रेज़ जो थे मराठाओं को उन्होंने हरा दिया, निज़ामों को हरा दिया, उन्होंने बंगाल को जीत लिया, सिराजुद्दौला को हरा दिया। ठीक है, उसका जो सिराजुद्दौला का सेनापति था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कर करके उन्होंने एक तरीके से भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद उनका जो कंट्रोल था ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो ब्रिटिश सरकार के अंडर में आ गया था। ठीक है, और उसके बाद फिर ये देश पे अच्छी तरीके से शासन जो है वो करने लगे थे। इनकी सेना में जो मैक्सिमम लोग होते थे वो इंडियंस ही तो होते थे, इंडियंस का ही ये यूज़ कर रहे थे बेसिकली। उसके बाद देखिए, उस टाइम पे कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था और ईस्ट इंडिया कंपनी को जो संचालित कर रही थी वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कर रही थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टरेट, जिसमें 24 सदस्य की टीम थी। अब आगे एक मैं बेस आपको बता देता हूँ। देखिए, पूरा स्टोरी वाइज मिलेगा आपको। ये कार्य प्रणाली को जो संभाल रही थी, ये जो 24 सदस्यीय टीम थी, इनको ईस्ट इंडिया कंपनी के जो स्टेक होल्डर थे, जो अंशधारी थे, वो चुनते थे इनको। बक्सर युद्ध के बाद जो हुआ था, बंगाल का गवर्नर जनरल आ गया था जिसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। 1765 से 72 का ये शासन था। ठीक है, और ये जो रॉबर्ट क्लाइव था, इसने ब्रिटेन को जब बंगाल पे शासन करना था तो कई बार चिट्ठियाँ लिखी कि हमारे पास सेना कम है, क्योंकि सिराजुद्दौला जो उस टाइम पे बंगाल का नवाब था, उसके पास अच्छी खासी सेना थी। और रॉबर्ट क्लाइव इतना चतुर था, उसको पता था कि हम डायरेक्ट अगर युद्ध करने गए तो हम नहीं जीत पाएंगे। तो उन्होंने अपना दिमाग लगाया, क्योंकि ब्रिटेन उस टाइम पे जो था वो नेपोलियन के साथ युद्ध में था, उलझा हुआ था, वो सेना उसकी वहाँ पर बिजी थी। ठीक है, तो उसने दिमाग लगाया और एक बंदे को वहाँ पर भेजा बंगाल में, और कहा कि कोई एक ऐसा बंदा लालची सा, ठीक है, उसको पकड़ के लेके आओ जो अंदर की बात सीक्रेट इन्फॉर्मेशन दे दे। तो वो बंदा मिल गया था, मीर जाफ़र जो था। उसी की वजह से सिराजुद्दौला हारा था, अदरवाइज़ वो जीत नहीं पाते और फिर बंगाल पर इनका कब्जा हो गया। इसी तरह से कई संधियाँ इन्होंने की, मराठाओं के ऊपर इन्होंने विजय पाई, मुगलों को इन्होंने हरा दिया। इस तरह से पूरे भारत पर इन्होंने अपना साम्राज्य जो है वो स्थापित किया। तो ये जो रॉबर्ट क्लाइव जो उस टाइम का गवर्नर था, ठीक है, ये 1765 से 72 में इसने डीआर की जो व्यवस्था थी, शासन जो था वो चला रखा था, जिसके अंतर्गत जितने भी राजस्व वित्तीय फैसले थे वो तो अपने अंडर ले लिए। मतलब जो मेन मेन बड़े बिग डिसीजन थे, फाइनेंशियल, इकोनॉमिक रिलेटेड, ठीक है, प्रशासनिक, और जितने भी प्रशासनिक कार्य थे, ठीक है, मतलब जो एक तरीके से चलाने के लिए जिसमें दिमाग की ज़रूरत होती है, प्रशासनिक कार्य, किस तरह से नीतियाँ बनाई जाएँ, ठीक है, मतलब एक तरीके से उनको सबऑर्डिनेट रखा गया, उनको सैलरी दी जाती थी इस चीज़ के लिए, तुम अपना काम करो। तो एक तरीके से नौकर टाइप के जो कार्य थे वो नवाबों के कंधे पर इन्होंने डाल दी, और जितने भी मनी वगैरह से रिलेटेड मामले थे वो इन्होंने अपने अंतर्गत लिए। ठीक है, इन 7 सालों में इन्होंने किसानों को इन्होंने बहुत लूटा, बहुत लगान उन्होंने वसूला और उनको बहुत ही ज़्यादा उत्पीड़ित किया इन्होंने। ठीक है, इस सब कुछ पढ़ चुके हैं हम। उस समय कंपनी के अंदर भी बहुत ज़्यादा करप्शन आ गया था। देखिए, अब ऐसा तो नहीं है कि हर चीज़ खुद ही इतनी प्योर हो। अब कंपनी खुद भी, जो उनके कंपनी के अंदर वर्कर्स होते हैं, उनमें आपस में रहती है ना कि हम एक दूसरे से बेटर करें, हमें ज़्यादा सैलरी मिले, ठीक है, हम जो है वो ऊंची रैंक पर जाएं, ऊंचे पद पर जाएं। तो उनमें आपस में बहुत ज़्यादा घूसखोरी, रिश्वतबाजी, करप्शन, ये सब जो है वो आ गया था। उसके बाद देखिए, वह खुद जो है वो दिवालिया घोषित होने वाली थी। उसके बाद लास्ट जो गवर्नर जनरल था वो आपका बंगाल का जो गवर्नर था वो वॉरेन हेस्टिंग था। गवर्नर जनरल नहीं, गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग था, जो 1773 एक्ट के बाद भारत का पहला गवर्नर जनरल बना। ये याद रखना,
1773 एक्ट के बाद ये पहला भारत का गवर्नर जनरल बना था। और लास्ट अगर गवर्नर कहें बंगाल का तो वॉरेन हेस्टिंग था, अभी ये गवर्नर की हैसियत से आया था। ठीक है, उसने रेगुलेटिंग एक्ट से पहले 1772 में ये जो डायरकी सिस्टम था इसको ख़त्म कर दिया था और सब कुछ ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आ गया था। यह सब देखते हुए ब्रिटिश सरकार जो थी उसने कुछ चेंजेस लेके आया कि किस तरह से ये जो कंपनी के अफेयर्स हैं इनके ऊपर एक कानून बनाया जाए, एक्ट बनाया जाए। तो उसके बाद फिर ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया था। इसके द्वारा ब्रिटिश सरकार के द्वारा उठाया गया ये एक ऐसा कदम था जिसके अंतर्गत जो ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी, जो भारत में व्यापार करने की दृष्टि से आई थी, उसको नियंत्रित जो है वो किया गया। इसके द्वारा पहली बार कंपनी के जितने भी प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य हैं उनको मान्यता मिली और भारत में एक तरीके से सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की नींव पड़ गई थी। नेक्स्ट देखिए इस एक्ट की कुछ विशेषताएं हैं। देखिए इस एक्ट द्वारा बंगाल का जो गवर्नर है उसको बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और इसकी असिस्टेंस के लिए कुछ सदस्य, अब गवर्नर जनरल बना है भाई तो उसकी हेल्प करने के लिए कुछ असिस्टेंट भी तो होंगे, तो वही जो असिस्टेंट थे उसकी सहायता के लिए सदस्य कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। ठीक है, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग जो था वो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बन के आया, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तथा जो कंपनी थी, कंपनी के जो डायरेक्टर थे 24 मेंबर से कहा गया कि अब से राज्य से संबंधित सभी मामले तथा दीवानी एवं सैन्य प्रशासन के संबंध में किए जाने वाले सभी कार्यों को सरकार को अवगत करवाना ज़रूरी होगा। और ये जो 500 पाउंड वाले जो स्टेक होल्डर थे जिन्हें कोर्ट ऑफ डायरेक्ट चुनने का अधिकार था, अब उनको कहा गया कि तुम्हारे पास अगर 1000 जो है वो अंशधारी हो तो तुम ये चुनने का अधिकार रखते हो। ठीक है, ठीक है, अधिकारियों को संचालक जो चुनने का अधिकार उनको तब मिलेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए संचालक का जो कार्यकाल है वो कितना किया गया, कर दिया गया। ये जो संचालक का कार्यकाल है 4 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, ये लिखना यहाँ पे मैं भूल गया था, 4 वर्ष यहाँ पे आएगा। और प्रति वर्ष क्या होता था, उनमें से जो 1/4 जो मेंबर्स थे उनके स्थान पर नए सदस्यों के निर्वाचन की पद्धति अपनाई गई। गवर्नर जनरल का दूसरा नया सदस्य आएगा। ठीक है, गवर्नर जनरल का दूसरा नया सदस्य आएगा। बंगाल में प्रशासन मंडल गठित किया गया जिसमें गवर्नर जनरल तथा 4 पार्षद जो है वो नियुक्त किए गए थे। पार्षद नागरिक तथा सैन्य प्रशासन से संबंधित थे। इस मंडल में निर्णय बहुमत के आधार पर लिए जाते थे। इस अधिनियम द्वारा मंडल में वॉरेन हेस्टिंग को गवर्नर जनरल के रूप में और जो पार्षद के रूप में किस किस को क्लेवरिंग, मानसल, बरबेल एवं फिलिप फ्रांसिस्को जो है इनको पार्षदों के रूप में नियुक्त किया गया। इन सभी का कार्यकाल 5 वर्ष था और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टरेट है उसकी सिफारिश पर ब्रिटिश सम्राट द्वारा ही उनको हटाया जा सकता था। उसके बाद देखिए इस अधिनियम के द्वारा मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। अब उनको अधीन, और पहले ये स्वतंत्र रूप से कार्य करते थे, अलग अलग होते थे गवर्नर। उसके बाद देखिए इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने तथा भारतीय लोगों से नजराना, उपहार व रिश्वत लेना सब प्रतिबंधित जो है वो कर दिया गया था। इस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश सरकार के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टरेट जो था वो कंपनी की जो गवर्निंग बॉडी थी उसके माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण जो था वो एक तरीके से कंसोलिडेटेड, सशक्त हो गया था। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में उसके राजस्व, नागरिक एवं सैन्य मामलों की जानकारी जो है वो ब्रिटिश सरकार को, ठीक है, EIC को कंपनी के जितने अफेयर्स है उसकी जितनी भी जानकारी है वो किसको देनी पड़ेगी, ब्रिटिश सरकार को देनी पड़ेगी। क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने कानून ही इसलिए बनाया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी अफेयर्स हैं वो अपने अंडर ले सकें। बंगाल के गवर्नर को अब समस्त अंग्रेजी क्षेत्रों का जो है वो गवर्नर बना दिया गया। उसके बाद देखिए सह परिषद गवर्नर जनरल को, ठीक है, अपने साथ परिषद के साथ जो गवर्नर जनरल है उसको क्या करना था, उसको बंगाल में फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी के सैनिक तथा सैनिक शासन का अधिकार दिया गया और साथ ही कुछ विशेष मामलों में उसे मुंबई तथा मद्रास की प्रेसिडेंसी का, ठीक है, हो उसका अधीक्षण भी करना था। ठीक है, इस अधिनियम के तहत 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की जो है वो स्थापना की गई। ठीक है, जिसमें कुछ मुख्य न्यायाधीश व 3 अन्य न्यायाधीश भी थे इसमें शामिल किए गए थे। उसके बाद देखिए कंपनी के सभी कार्यकर्ता जो थे, कंपनी के सभी कार्यकर्ता इसके न्याय क्षेत्र में कर दिए गए। इस न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश थे। ठीक है, ये जो कंपनी के सभी कार्यकर्ता थे ना, इस ठीक है, कंपनी के सभी कार्यकर्ता जितने भी थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, इसके न्याय क्षेत्र के अंडर कर दिया कि तुमको यही फॉलो करना है जो ये बनाई गई है। ठीक है, इस न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश था और 3 अन्य न्यायाधीश थे। ठीक है, सर एलिजा MP को सुप्रीम कोर्ट का प्रथम
मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। ये इम्पोर्टेंट है, सर एलिजा एमपी को सुप्रीम कोर्ट का प्रथम मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। उसके बाद देखिए उच्चतम न्यायालय में अंग्रेज एवं भारतीय सभी जो है वो न्याय की गुहार लगा सकते थे। ठीक है, उसके बाद देखिए इंग्लैंड में प्रचलित न्यायिक विधियों के अनुसार न्याय की व्यवस्था भी थी। ठीक है, उसके बाद न्यायालय में यह भी अधिकार था कि वह कंपनी तथा सम्राट की सेवा लगे व्यक्तियों के विरुद्ध, ठीक है, मामले जो भी हैं, कार्रवाई या शिकायतों की जो सुनवाई है वो कर सकता है। ठीक है, तो ये भी थे, मतलब जो सेवा में लगे व्यक्ति हैं या फिर कंपनी की सेवा में लगे व्यक्तियों के विरुद्ध मामले हैं, ठीक है, ये सब भी देख सकते हैं। उसके बाद देखिए कानून बनाने का जो अधिकार है वो गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद को दे दिया गया था। कानून बनाने का राइट्स, अब जैसे आज भी क्या होता है ना, आज भी 3 तरह की गवर्निंग बॉडीज़ होती हैं। कानून को इम्प्लीमेंट करने की एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है। ठीक है, तो वही उस टाइम पे भी था कि एक कानून भी बनाए जाए। ठीक है, कानून बनाने के लिए एक न्याय व्यवस्था भी होती है। एक तो कानून बनाएगी, ठीक है, एक कानून पर अमल करेगी उससे रिलेटेड। ठीक है, तो यही है कि कानून बनाने का जो अधिकार है वो गवर्नर जनरल अथवा उसकी परिषद को दे दिया गया, किंतु इन कानूनों को लागू करने से पूर्व भारतीय सचिव से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य था। इंडियन सेक्रेटरी से अनुमति प्राप्त करना जो था अनिवार्य था। कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार को पूर्णतः प्रतिबंधित मना कर दिया गया, प्रोहिबिट कर दिया गया। कंपनियों के लिए वेतन वृद्धि कर दी गई, लेकिन उन्हें साथ साथ नजराना, रिश्वत, भेंट आदि लेने से मनाही कर दी। अब साथ साथ एक छोटा सा संशोधन भी हुआ था, वो 1781 में जो है वो संशोधन हुआ था। हुआ क्या था, ये संशोधन 1781 में कोलकाता स्थित उच्चतम न्यायालय के न्याय क्षेत्र को परिभाषित किया गया। मतलब ये संशोधन 81 है। इसमें कोलकाता स्थित उच्चतम न्यायालय जो है उसके न्याय क्षेत्र को एक तरीके से परिभाषित कर दिया। ठीक है, भाई इसका न्याय क्षेत्र एक तरीके से इसके जो अधिकार हैं वो लिमिटेड कर दिए गए हैं। भाई जितने जितने तुम्हारे अंडर राइट्स हैं, ठीक है, उस टाइम पे, ठीक है, तुम्हें वो अधिकार जो हैं वो दिए गए हैं। उसके बाद देखिए राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था में कोई रुकावट ना डाली जाए, कानून, ठीक है, और ठीक है, ये भी बात कही गई थी कि राजस्व जब इकट्ठा करना है तो उसमें ये जो है वो इंटरफेयर नहीं करेगी। ठीक है, ये जो सुप्रीम हाई कोर्ट है, ठीक है, ये इंटरफेयर नहीं करेगी उसमें। उसके बाद देखिए कानून बनाते समय तथा उन्हें क्रियान्वयन करते समय भारतीयों के सामाजिक तथा धार्मिक रीति रिवाजों का सम्मान किया जाए। ठीक है, ये भी चीज़ इसमें जो है वो कही गई थी। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था, जो क्या हुआ था, जो 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट था, उसकी जो कुछ खामियां थी उसको दूर करने का प्रयास किया गया। तो ये हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।